हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, जिसे हिंदी में कहते हैं मांग की लोच। इंटरनल्स कंप्लीट होने के बाद तो एक आधा बच्चा आया है, उसके बाद तो कोई आया ही नहीं है। ठीक है, तो कुछ हमारे टॉपिक ऐसे थे जो कि आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उनमें से मैं आज एक टॉपिक लेके आ गया हूँ जो कि क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, मांग की लोच। तो इस कॉन्सेप्ट को हम देखते हैं। कॉन्सेप्ट पर जाने से पहले मैं आपको सिंपली वे में 2 वर्ड में चीज़ें समझा देता हूँ कि ये होती क्या है। देखिए, जो बच्चा मुझसे पढ़ रहा है उसे पता है कि मेरी आदत रही है कि मैं पहले ही आपको एक सिंपली वे में चीज़ों को समझा दूँ कि क्या है। जैसे हमने बात करी थी अभी लॉ ऑफ डिमांड की, मांग का नियम। क्या कहता था मांग का नियम? मांग का नियम कहता था कि किसी वस्तु, किसी गुड्स का प्राइस इंक्रीज होने पर, प्राइस बढ़ने पर उसकी डिमांड, उसकी मांग क्या हो जाती है? कम हो जाती है। मतलब प्राइस अगर बढ़ेगा तो उसकी डिमांड क्या हो जाती है? खुद ही कम हो जाती है। तो ये क्या कहता था? मांग का नियम कहता था। मतलब प्राइस और डिमांड में इनवर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशन था। तो हमने वहां पर पढ़ा था कि मांग और आपका कीमत में, मतलब प्राइस और डिमांड में एक रिलेशन है जो कि क्या है, इन्वर्सली है। मतलब एक के बढ़ाने पर दूसरा क्या हो जाता है? कम हो जाता है। पर लेकिन हमने वहाँ एक चीज़ नहीं पढ़ी। क्या चीज़ नहीं पढ़ी? कि कितना प्राइस बढ़ाने पर कितनी मांग कम हो जाती है। ये तो हमने वहाँ बात नहीं करी ना कि भाई इतना प्राइस बढ़ाने पर इतनी कम हो रही है। हमने वहाँ पर इस बारे में कोई बात नहीं की। तो उसी चीज़ को डिफाइन करने के लिए एक कॉन्सेप्ट बनाएगा जो क्या करा, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का। हम इसमें वो चीज़ देखेंगे कि कितना प्राइस बढ़ाने पर कितनी डिमांड क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ये मैंने आपको सिंपली वे में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के कॉन्सेप्ट के बारे में बता दिया। क्योंकि काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो मुझे कहते हैं कि जी इकोनॉमिक्स तो समझ में ही नहीं आती, बड़ी कॉम्प्लेक्स सी है। तो मेरी तो आदत यही रही है कि आपको बिल्कुल ही सिंपल वे में बता दिया जाए शुरुआत में कि कॉन्सेप्ट क्या क्या रहा है, और बहुत ही सिंपल वे में आपको समझा चुका हूँ। क्या बात करनी है यहाँ पर? यहाँ पे हम बात करें कितना प्राइस या कितनी वो चीज़ है उसे बढ़ाने पर कितनी डिमांड में कम या ज़्यादा होगा, कितना होगा। ठीक है, अब हम आ जाते हैं कॉन्सेप्ट में कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है। सबसे पहली बात है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें एक वर्ड है इलास्टिसिटी। डिमांड के बारे में तो आपको पता है, इलास्टिसिटी होता क्या है। देखिए, इलास्टिसिटी इज ए कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स दैट द टॉक्स अबाउट द इफेक्ट ऑफ चेंज इन ए वन इकोनॉमिकल वेरिएबल ऑन द अदर। क्या बात कर रहे हैं? कि बात ये कह रहे हैं कि ये किस चीज़ को बताता है? इफेक्ट ऑफ चेंज को। किस में? एक वेरिएबल में चेंज करने पर। क्या? एक वेरिएबल में चेंज करने पर दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होता है। एक वेरिएबल हमने वहाँ पर क्या माना था? प्राइस। और दूसरा वेरिएबल क्या था? डिमांड। तो एक वेरिएबल में कितना चेंज करें और दूसरे वेरिएबल में कितना चेंज होगा, ये इलास्टिसिटी उस चीज़ को बताती है। क्या है? हिंदी में देख लेते हैं कि एक अवधारणा है। क्या है? एक अवधारणा है अर्थशास्त्र के अंदर कि जो एक चर, मतलब एक वेरिएबल पे दूसरे के परिवर्तन को बताता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? देखिए, इलास्टिसिटी का मतलब समझ गए आप, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। क्या बात करते हैं हम यहाँ पर? इफेक्ट देखेंगे, इफेक्ट ऑफ चेंज किस चीज़ में? एक वेरिएबल का दूसरे वेरिएबल की बात नहीं करेंगे। अब हम दूसरे वेरिएबल में कहेंगे कि क्वांटिटी डिमांड में, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड में कितना क्या आ रहा है? चेंज आ रहा है। एक वेरिएबल में चेंज करने के लिए, एक वेरिएबल में चेंज करने पर जो हमारी डिमांड है उसमें कितना चेंज आ रहा है, ये क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। और मैंने आपको सिंपली वे में शुरुआत में यही बताया था कि एक वेरिएबल में, अब वेरिएबल कौन कौन से हो सकता है? वो प्राइस भी हो सकता है, वो आपका इनकम भी हो सकती है, या फिर वो मार्केट की स्ट्रक्चर भी हो सकती है। क्योंकि हो सकता है मार्केट की स्ट्रक्चर, मार्केट के इफेक्ट अलग अलग हो। तो वो जो फर्स्ट वेरिएबल है वो कुछ भी हो सकता है, आपकी इनकम, प्राइस, मार्केट स्ट्रक्चर, कुछ भी हो सकता है। पर लेकिन उसका इफेक्ट हम देखेंगे डिमांड में, कि डिमांड में कितना चेंज आ रहा है। और यही क्या कहता है? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहता है। मैंने आपको पहले इलास्टिसिटी के बारे में बता दिया, इलास्टिसिटी क्या होती है। फिर उसके बाद हमने इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता दिया। मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लिया। यहाँ से आप अपने नोट्स बना लेना। ठीक है, फिर वही हो गया सेकंड, दूसरी ओर हमने मांग की लोच मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बारे में बता दिया। और इसमें भी वही बात कर रहे हैं। देखो,
सिंपली मेजर द इफेक्ट ऑफ चेंज इन एन इकोनॉमिकल वेरिएबल, किसी इकोनॉमिकल वेरिएबल कोई सा भी हो सकता है, मैंने बताया, ऑन द क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ द प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट की क्वांटिटी डिमांड के बारे में बात करेंगे, कितना चेंज आया, वो ये सिंपल। हिंदी में भी वही चीज़ लिखी है कि मांग की मात्रा पर, किसकी मांग की मात्रा पर उस आर्थिक चर के परिवर्तन से क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब कि कितना आर्थिक चर मैंने जो भी था वो मैंने वो कितना बढ़ाया और मेरी डिमांड कितनी कम हो गई या कितनी ज़्यादा हो गई, वही चीज़ है। हमारा एक तरीका था, मैंने आपको बताया था, पहले हमने क्या बता दिया, मीनिंग बता दिया, उसके बाद हम किस में आएंगे, अपने अकॉर्डिंग एक डेफिनेशन दे दो या फिर एक इकोनॉमिक्स के अकॉर्डिंग डेफिनेशन दे दो। मैंने अपने अकॉर्डिंग भी डेफिनेशन दे दी, क्या दे दी, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज द मेजर ऑफ द चेंज इन क्वांटिटी डिमांड ऑफ ए प्रोडक्ट इन रिस्पॉन्स टू चेंज इन ए ऑफ द मार्केट वेरिएबल लाइक प्राइस, इनकम, मतलब कुछ भी हो सकता है, मार्केट वेरिएबल्स वो कुछ भी हो सकते हैं, आपका प्राइस भी हो सकता है और इनकम भी हो सकता है और मार्केट स्ट्रक्चर भी हो सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें हो सकती है, ठीक है। तो ये चीज़ें थी। अब देखिए, आपको आंसर, क्वेश्चन का आंसर लिखना ना आना चाहिए और ये अब डेवलप हो जाना चाहिए। आप बीएससी में हो, बीकॉम के स्टूडेंट्स हो, ग्रेजुएशन कर रहे हो, तो ये सारी चीज़ें तो आपको आनी चाहिए। इसी क्वेश्चन को मैं बहुत सारे अलग तरीके से लिख सकता था और बहुत ही अच्छे तरीके से, जैसे कि मैं इसको ऐसे भी लिख सकता था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 2 वर्ड से मिलकर बना है, क्या है, जो कि इलास्टिसिटी और डिमांड है। इलास्टिसिटी का मतलब ये होता है, डिमांड का मतलब ये होता है और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है। देखो कितनी अच्छे से क्वेश्चन प्लेस हो, ऐसे क्वेश्चन प्लेस करो कि जो एग्जामिनर है ना, जो आपकी कॉपी चेक कर रहा है, वो आपके नंबर काटने से पहले एक बार तो सोचे कि यार इतना अच्छा लिखा हुआ है तो इसके नंबर क्यों काटे जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आंसर प्लेस करना है आपको। अब उसके बाद मैंने अपनी डेफिनेशन लिख दी, जो मेरे अकॉर्डिंग मुझे डेफिनेशन लिखती है, बिल्कुल सही बात है। मांग की लोच बाजार के किसी भी चर जैसे मूल्य, आय आदि पे बदलाव के जवाब में किसी उत्पाद की मांग की गई मात्रा में परिवर्तन से होता है, उसकी माप से होता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू प्रोफेसर मार्शल दे दिया, प्रोफेसर मार्शल के बारे में मैंने पहले कई बार बात की है, तो प्रोफेसर मार्शल की मैंने डेफिनेशन दे दी। प्रोफेसर मार्शल भी वही चीज़ कह रहे हैं सेम टू सेम कि निश्चित वृद्धि में मांग कम या ज़्यादा, मतलब कि मांग की बात कर रहे हैं, मांग कितनी कम या ज़्यादा हो रही है। अब आज हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पे। टाइप ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड 3 तरह की है, यहाँ पे 3 टाइप की हैं, क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ये आपकी 3 है। जो नंबर 1 है, हम नंबर 1 में क्या करते हैं, प्राइस के अकॉर्डिंग आपकी डिमांड में कितना फर्क पड़ता है, मतलब मैंने कितना प्राइस बढ़ा दिया कि मेरी डिमांड कितनी कम हो जाएगी, तो उसमें प्राइस के अकॉर्डिंग देखेंगे, ठीक है। एक एक करके इस तरह देखें। इनकम में फिर क्रॉस प्राइस की बात भी हम आगे करेंगे, जब हम क्रॉस प्राइस को पढ़ाएंगे तो वो हम एक एक करके देखते जाएंगे। अब हम पहले देख लेते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। बिल्कुल सिंपल वे में क्या है, मेजर द रिस्पॉन्स ऑफ द डिमांड विद रिस्पेक्ट ऑफ प्राइस। क्या बात करेंगे हम प्राइस के बारे में कि प्राइस में मैं कितना चेंज करूं। मैंने अगर 10 से अपना प्राइस 15 कर दिया तो मेरी डिमांड में कितना चेंज आ जाएगा। मेरी डिमांड पहले अगर 100 हो रही थी तो अब मेरी डिमांड कितनी हो जाएगी, मान लीजिए 150 हो रही तो मेरी अब डिमांड 100 हो गई या कितनी हो गई, उस बारे में ही हम बात करेंगे, किसके अकॉर्डिंग, प्राइस के अकॉर्डिंग, ठीक है। अब हम बात करते हैं इस बारे में। इस मेथड्स को, मतलब कि इसको मेजर करने के लिए कुछ मेथड्स बनाए गए हैं। मेथड्स आपके क्या हैं, परसेंटेज मेथड है एक, टोटल आउटले या इसे हम टोटल एक्सपेंडिचर मेथड भी कह देते हैं, फिर आर्क मेथड है और फिर लास्ट में आपका पॉइंट मेथड, पॉइंट एस्टिमेट मेथड भी बोल देते हैं इसे। हिंदी में प्रतिशत, कुलवे और बिंदु विधि, इस तरीके से आपको बोल दिया जाता है। अब ये मेथड्स कैसे यूज़ होते हैं, अब उसके बारे में बात करते हैं। इसमें ना फॉर्मूले हैं, आपको बहुत ही इजी तरीके से समझ में आ जाएंगे। नंबर 1 है परसेंटेज मेथड। परसेंटेज मेथड ये कहता है कि आपके प्राइस में कितनी परसेंटेज में चेंज किया तो आपकी क्वांटिटी ऑफ डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज आ गया, उस बारे में बात करते हैं। अब देखिए, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको नीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, किसको, नीटा। यहाँ पे इलास्टिसिटी है, क्या है, इलास्टिसिटी नीटा, ये नीटा होता है। साइंस वालों को तो पता होगा, फिजिक्स में यूज़ होता है, ठीक है। बीकॉम वालों को नहीं पता होगा तो ये नीटा कहते हैं, सिर्फ पैड नीचे से खींच देते हैं इसका, ठीक है, एन का। अब मैं एक एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ सीधा। प्राइस और क्वांटिटी ले ली 15, तो 15 पे 100 था और 10 पे 150 हो गया, बिल्कुल सही है। 15 पे जैसी प्राइस क्या हुआ, कम हो गया, क्वांटिटी हमारी बढ़ गई क्योंकि इन्वर्सली रिलेशन है। अब देखिए, प्राइस के
ये क्या है, ये तो आपका ओरिजिनल प्राइस है, क्या है ओरिजिनल प्राइस, और ये आपका क्या है, ये आपका उसके चेंज होने के बाद है। तो देखिए क्या होता है कि चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज में। अब देखो चेंज को हम फिजिक्स में मैथ्स में यूज़ करते हैं डेल्टा से, इसे डेल्टा कहते हैं। तो डेल्टा का मतलब होता है चेंज। अगर हमें 2 पॉइंट दी जाए तो उसमें चेंज क्या, डिफरेंस क्या बात कर लेते हैं, अगर हम एक बिल्कुल सही वर्ड यूज़ करें तो डिफरेंस की बात करते हैं। तो डिफरेंस कितना है, देखिए पहले मैं क्वांटिटी में डिफरेंस दे रहा हूँ, ओरिजिनल कितना था 100 था और 150 था, तो Q2 माइनस Q1, Q कितना है 150 माइनस 100 कितना आ गया 50 आ गया आपका। तो आपने चेंज निकाल लिया, चेंज इन क्वांटिटी। ऐसी चेंज इन प्राइस निकाल लेंगे, प्राइस में कैसे चेंज होगा, प्राइस कितना था 10 माइनस 15। अब देखो यहाँ मैंने माइनस नहीं लिखा, ये ना हम डिफरेंस ले रहे हैं, हम यहाँ पर माइनस की बात नहीं कर रहे, डिफरेंस ले रहे हैं। डिफरेंस का यहाँ पे साइन इस तरीके से बनता है डिफरेंस का साइन, ठीक है, हम डिफरेंस लेना है तो यहाँ पे हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं। तो डिफरेंस कितना है 15 और 10 कितना डिफरेंस हो गया, 5 का डिफरेंस हो गया, तो ये 5 डिफरेंस हो गया। हमने क्या निकाल लिया, चेंज इन क्वांटिटी चेंज इन प्राइस, चेंज इन प्राइस। अब इसके हम परसेंटेज निकालें, क्योंकि यहाँ पे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड परसेंटेज में। परसेंटेज कैसे निकालते हैं, आपको पता है परसेंटेज कैसे निकालते हैं कि चेंज इन क्वांटिटी अपॉन ओरिजिनल प्राइस मल्टीप्लाई 100। चेंज इन क्वांटिटी कितनी थी 50, ओरिजिनल प्राइस कितना था, सॉरी डिमांड निकाल रहा हूँ मैं, तो डिमांड कितनी थी 50 और ओरिजिनल डिमांड कितनी थी 100, ये ओरिजिनल थी, ऊपर वाली ये ओरिजिनल है, ये ओरिजिनल है, ठीक है। तो ओरिजिनल कितनी है 100, 100 को मल्टीप्लाई करके 100, 100 से 100 कट कितनी आ गया 50% आ गया। उसके बाद हम चेंज इन प्राइस निकाल लेते हैं परसेंटेज में, प्राइस चेंज इन प्राइस अपॉन आपका ओरिजिनल प्राइस कितना है 15 मल्टीप्लाई 100, इसको सोल्व कर देंगे आप, सोल्व करके मेरा आ गया 33.33% में, ठीक है। तो इसे आ गया। अब आप जैसे ही आप इसे फॉर्मूला रखोगे, किस चीज़ को, ये हमने निकाल दिया, यहाँ पे फॉर्मूला रखोगे, इसकी वैल्यू आई है कितनी 50 और अपॉन इसकी वैल्यू है 33.33। इसे जैसे सोल्व करोगे तो हमारा नीटा निकल रहा है 1.50, कितना निकल रहा है 1.50 निकल रहा है हमारा नीटा। तो अब हम जब नीटा जो 1.50 निकल रहा है, अब वो क्या कह रहा है, इसका मतलब क्या है 1.50 निकलने का। इसमें मैं यहाँ पे आपको तीन क्या देता हूँ, 3 पॉइंट्स देता हूँ, ठीक है, ये नोट में है। क्या कहते हैं, अगर आपका नीटा 1 आए, कितना है 1 आए, तो 1 आने पर ये क्या कहलाता है यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ये क्या लगता है यूनिटरी इलास्टिसिटी डिमांड, जब आपकी वैल्यू कितनी आए 1 आए। अगर आपकी वैल्यू कितनी आती है नीटा की 1 पॉइंट जैसे 55 है मेरे पास 1.55, तो इसे हम क्या कहते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। और हमारा एक तीसरा होता है नीटा अगर मेरे पास जैसे 0.5 आए, मतलब 1 से कम आए, तो इसे हम कहते हैं इनइलास्टिक डिमांड, ठीक है, इनइलास्टिक डिमांड। इसका मतलब क्या है, मतलब जब 1 आएगा तो यूनिटरी मतलब आपका प्राइस क्या आ रहा है, मतलब प्राइस में जितना चेंज कर रहे हो उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है, तो मतलब दोनों क्या है इक्वल है, इसलिए 1 आया है। दूसरा होता है जब आपका 1.5, मतलब कि इसमें क्या है कि प्राइस में आप जितना चेंज कर रहे हो ना उससे ज़्यादा चेंज मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस तरीके से ही होता है, मैं इसको ना अलग से समझाता हूँ, अभी इसमें समझाता हूँ डायग्राम के साथ, फिर आपको अच्छे समझ में आ जाएगा कि क्या कहना चाहता हूँ मैं। उसके बाद आते हैं टोटल आउटले मेथड पर। टोटल आउटले मेथड इसी तरीके से यूज होता है, क्या इसका फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर टोटल आउटले इज इक्वल टू प्राइस मल्टीप्लाई क्वांटिटी डिमांड, की क्वांटिटी कितनी है और प्राइस कितनी है। अब जैसे कि मैंने एक एग्जांपल ले लिया, ये वाला ओरिजिनल ये था आपका 12.4 और आपका यहाँ पे ये तो 12.4 हो गया और फिर आपका 8.6 हो गया। तो टोटल एक्सपेंडिचर फर्स्ट वाला निकालता हूँ ओरिजिनल के लिए, ओरिजिनल के कितना हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई 4 48 आ गया। उसके बाद मैं दूसरा निकालता हूँ 8 मल्टीप्लाई 6 48 आ गया। अब देखो यहाँ पर क्या आ रहा है इक्वल आ रहा है, टोटल एक्सपेंडिचर इक्वल आ रहा है, मतलब चेंज के बाद भी इक्वल आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है यूनिटरी वाला। इसी तरीके से आप अगर कोई और वैल्यूज लोगे, अगर आपका 1.5 मतलब कि क्या आता है
ये ज़्यादा आता है, ज़्यादा फर्क आ रहा है, तो इस तरीके से फिर अलग हो जाएगा ये वाला, और कम फर्क आता है तो फिर ये वाला हो जाएगा। तो ये क्या था, आपके टोटल आउटले मेथड थे। ठीक है, ये आप इजीली यहाँ से समझ जाओगे। तो पहला क्या था, चेंज था, इसमें फॉर्मूला ये हो गया। उसके बाद दूसरे में ये फॉर्मूला हो गया, और इस तरीके से आप वैल्यूज रख के उसे समझ सकते हो। फिर हमारा आता है आर्क मेथड। आर्क मेथड बनाया क्यों गया है, आर्क मेथड इसलिए बनाया गया है, जब आपने पहला किया था ना चेंज वाला मेथड, तो उसमें देखो ये वैल्यूज है, ओरिजिनल प्राइस ये है, तो हम ओरिजिनल प्राइस लेके करेंगे, क्योंकि यहाँ पर फिर ओरिजिनल प्राइस का रखा जाएगा अपोन में। अगर मैं इसको चेंज कर दूं, चेंज मतलब ये पहले रख दूं और ये बाद में रख दूं, मतलब कि 10 और 150 पहले और ये बाद में, अगर आप इसका निकालोगे ना तो ये वैल्यू चेंज आएगी, पक्का चेंज आएगी। अगर यहाँ पर ये इलास्टिक डिमांड है ना, फिर ये इन इलास्टिक डिमांड हो जाएगा, पक्की बात है, गारंटी। चाहे तो मैं करके देख लेना, वीडियो लंबी हो जाएगी इसलिए मैं अभी यहाँ नहीं कर रहा हूँ, आराम से करके देखना। तो इस वाले उसमें क्या करते हैं हम, नीचे क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज। किसकी बात करते हैं, एवरेज क्वांटिटी की बात करते हैं हम, ओरिजिनल क्वांटिटी नहीं रखते हैं, दोनों की एवरेज कर देंगे। जैसे कि ये एवरेज, एवरेज निकालना तो आता है, किसी 2 का एवरेज निकाल लो तो उसका सम जितनी भी है, जैसे 12 4 और अपॉन में जितनी वैल्यू है उससे ही डिवाइड कर देंगे। जैसे कि ये 2 थे तो 2 से डिवाइड, ठीक है, ऊपर सम हो जाता है। 3 होते तो 3 से डिवाइड, ऊपर तीनों का सम हो जाता है, ये एवरेज कहलाता है। तो ये एवरेज यहाँ पे रखेंगे, एवरेज क्वांटिटी, एवरेज प्राइस, और इस तरीके से फॉर्मूला यूज़ कर लेना। ठीक है, अब आ जाते हैं मेन पॉइंट पर, जो मुझे आपको समझाना था कि इलास्टिसिटी डिमांड वो यूनिटरी परफेक्टली कैसे होती है, वो चीज़ समझिए। मेन पॉइंट है यहाँ से आपका ये क्वेश्चन टाइप्स पूछ लेगा, शॉर्ट में पूछ सकता है टाइप्स के अकॉर्डिंग, या पूरा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। अब देखो क्या करना है, पॉइंट एस्टिमेट में मैंने एक डायग्राम बना दिया, सेम 1 2 3 4, ठीक है, बिल्कुल सेम ले लिया, 1 2 3 4, ये आपके मैंने कोऑर्डिनेट्स ले ली। अब हम बात करते हैं, जैसे कि फर्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला ये रहा, लोअर सेगमेंट साइड अपॉन अपर सेगमेंट साइड। ठीक है, हम पहले आते हैं पॉइंट ए पर। पॉइंट ए के लिए जो लोअर सेगमेंट साइड है, मतलब कि नीचे वाला साइड, वो कितने हैं, 1 2 3 4, कितने साइड है, 4 है लोअर सेगमेंट, मतलब नीचे कितना है। अपर कितना है, अपर तो कहीं जा नहीं रहा, अपर तो आगे लाइन है ही नहीं, ये वाली लाइन, तो अपर 0 हो गया, लोअर कितना हो गया 4, इज इक्वल टू 1/0 कितना होता है, इन्फिनिटी। मैथ्स वालों को पता ही होगा, इन्फिनिटी होता है। जहां पर इन्फिनिटी वैल्यू आए वो क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड होती है। क्या होती है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड। ऐसी परफेक्टली इलास्टिक डिमांड में प्राइस में तो कोई चेंज नहीं आता, प्राइस में क्या नहीं आता, कोई चेंज नहीं आता, पर लेकिन डिमांड में ज़्यादा चेंज आता है। प्राइस में कोई चेंज नहीं है, पर डिमांड में चेंज आता जाता रहता है, मतलब काफ़ी ज़्यादा आ सकता है। तो ये क्या कहलाता है, परफेक्टली इलास्टिक डिमांड कहलाता है। दूसरे पॉइंट पर आते हैं ये वाला, तो इस पॉइंट के लिए क्या होगा, नीचे के सेगमेंट कितने हैं, 1 2 3, 3/1, 3/1, ऊपर का 1, तो 3/1, तो ये क्या कहलाएगा, इलास्टिक डिमांड। इसे हम कहते हैं हायर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसका मतलब क्या है कि आपके प्राइस में तो आपने थोड़ा सा चेंज किया, मतलब कि 10 रुपये का सामान था वो 15 रुपये हो गया, पर लेकिन डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। मतलब या ऐसे मान लीजिए प्राइस 10 का था और 12 का, 10 रुपये था पहले प्राइस, अब 12 हो गया, तो क्या हुआ कि डिमांड में बहुत ज़्यादा फर्क आ गया। अभी मैं इसको डायग्राम के साथ समझाता हूँ कि होता है कैसे हो रहा है। फिर सी पे आ जाते हैं, सी पर वही, सी पर ये ऊपर भी 2 हो गया, नीचे भी 2 हो गया, 2/2 इज इक्वल टू 1, और 1 वाले में क्या आता है, यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। ऐसी इसमें 1/3 0.25, इसे हम इलास्टिक ऑफ डिमांड कहते हैं। और फिर आपका परफेक्टली इलास्टिक ऑफ डिमांड जब 0 आ जाती है वैल्यू। अब देखो मैं इसको डायग्राम समझाता हूँ, डायग्राम से क्या हो रहा है। देखिए ये आपका फर्स्ट हो गया परफेक्टली वाला, इसमें क्या है, प्राइस तो सेम है, पर डिमांड क्या हो रही है, डिमांड कम ज़्यादा, मतलब डिमांड में चेंज आ रहा है, प्राइस में चेंज नहीं है। ये आपका परफेक्टली वाला हो गया, डायग्राम में बिल्कुल अच्छे समझ में आ जाएगा। दूसरे की बात करते हैं हम, किसकी वाली, हायर की, हायर इलास्टिक ऑफ डिमांड। इसमें ई इज इक्वल टू किसके होगा, इन्फिनिटी के होगा। ये ई 1 से ज़्यादा, ये मैं यहाँ बता रहा था ना 1 से ज़्यादा वाला, ये 1 से ज़्यादा वाला ये वाला है वो। इसमें क्या होता है, प्राइस में तो आपने थोड़ा सा चेंज किया, बट लेकिन डिमांड में देखो ज़्यादा चेंज आ रहा है। प्राइस में कम चेंज किया, डिमांड में लेकिन ज़्यादा चेंज आ रहा है। उसके बाद आते हैं हम, जब 1 आएगा, 1 में प्राइस में जितना चेंज करा उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा, मतलब कि ये दोनों के दोनों क्या है, इक्वल है।
प्राइस में जितना चेंज कर रहे हो उतना ही चेंज डिमांड में आ रहा है, ई वाला 1। इसे हम क्या कहते हैं, यूनिटरी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। उसके बाद हम आ जाते हैं कि प्राइस में तो हमने बहुत ज़्यादा चेंज कर दिया। देखो प्राइस में तो बहुत ज़्यादा चेंज हो गया, बट लेकिन हमारे डिमांड में इतना ज़्यादा चेंज नहीं आया। डिमांड में क्या आ रहा है, चेंज कम आ रहा है। ऐसे उसमें क्या होता है कि हमारी वैल्यू किस में रहती है, हमारी वैल्यू रहती है 0 और 1 के बीच में, ये वाली 0 और 1 के बीच वाली। इसे हम क्या कहते हैं, इन इलास्टिक ऑफ डिमांड। हिंदी में इन इलास्टिक ऑफ डिमांड को क्या कह देते हैं, बेलोचदार मांग। क्या कहते हैं, बेलोचदार मांग। लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, बेलोचदार मांग, ठीक है। और इलास्टिक को क्या कहते हैं, वो हाइयर इलास्टिक को अत्यधिक, ठीक है, पूर्णतः लोचदार, या इसे अत्यधिक, इसे पूर्णतः लोचदार। और ये वाला आपकी क्या कह लेंगे हिंदी में, लोचदार मांग, ठीक है। और ये वाला हो जाएगा पूर्णतः बेलोचदार मांग, ठीक है। मैंने हिंदी में बता दिया, कभी हिंदी वाले कहेंगे सर आपने हिंदी में बताया ही नहीं, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसमें क्या हो गया, प्राइस में ज़्यादा चेंज है पर लेकिन डिमांड में कम चेंज हो रही है। ये क्या है कि प्राइस में तो चेंज आ रहा है पर डिमांड में कोई चेंज आएगा। डिमांड देखो उतनी ही है, डिमांड तो उतनी ही है, प्राइस में चेंज होता जा रहा है, चाहे प्राइस में कितने चेंज हो जाए। अब देखो इसे एग्जाम्पल के साथ समझ लेते हैं, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ ही समझाता हूँ हमेशा। क्या है, आपकी कोई ऐसी नेसेसरी चीज़ है जिसमें आपको लेना ही लेना है, उसका प्राइस कितना ही बढ़ जाए कितना ही कम हो जाए आप लोगे ही लोगे, डिमांड उतनी ही रहेगी। ये वो वाली कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी है कि आपका प्राइस सेम रहेगा पर लेकिन डिमांड घटती बढ़ती रहती है, जो कि ऐसी चीज़ होती है जो आप कभी कभार यूज़ करते हो। आपने एक बार यूज़ कर लिया, उसके बाद आपका यूज़ ख़त्म हो गया तो आप उसे दोबारा थोड़ा ना लोगे। तो हो सकता है एक बार डिमांड बढ़ जाए और जब आपको दोबारा यूज़ हो तो इस तरह बढ़ जाए। तो इसमें से आप ऐसा एग्जांपल ले सकते हो, जैसे कि आपके ब्यूटी प्रोडक्ट्स हो गए। तो वो क्या है, एक बार आपने ले लिया तो उसके बीच में फिर आप दोबारा नहीं लोगे, दोबारा कंज्यूम नहीं करोगे उस चीज़ को, फिर जब वो ख़त्म हो जाएगा जब लोगे। तो प्राइस तो उसका उतना ही रहता है लगभग लगभग, ठीक है। और क्या है, प्राइस में कम चीज़ आया पर डिमांड में ज़्यादा चेंज हो गया। अब देखो इसे ना बहुत ही सिंपल वे में मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। मैंने बहुत बार बार एग्जांपल लिया है समोसे वाला। समोसा 10 रुपये का मिल रहा है, ठीक है, मान लीजिए 10 रुपये का समोसा है। अब आपको, मैं अगर मुझे अपनी डिमांड को चेक करना हो, ठीक है, वो सारे इसी तरीके से फॉर्मूले लगा के चेक किए जाते हैं। तो मैं क्या करूँ, मैं अगर 10 का समोसा सीधा 15 का कर दूँ तो मेरे पास जो 10 रुपये का समोसा लेने आए थे ना वो आएंगे नहीं 15 का करके। वो क्या कहेंगे कि यार 10 का समोसा तूने एकदम से 15 कर दिया, हम तो नहीं ले रहे तेरे से। वो कहीं और जाके ले लेंगे क्योंकि कहीं और पर बिल्कुल वो होगा, सस्ता हो सकता है कहीं और पर। तो अब मैं ऐसा नहीं करूँगा कि सीधा चेंज करूँगा, मैं क्या करूँगा, धीरे धीरे करूँगा, या फिर मैं उसके क्या परसेंटेज निकालूंगा, एस्टिमेट ये मेथड्स लगाऊंगा और देखूंगा कि कितना मुझे इफ़ेक्ट पड़ता है, कितना मैं इफ़ेक्ट करता हूँ। तो मैं क्या करूँगा कि मैं 10 रुपये से 12 रुपये एवरेज वाला यूज़ करता हूँ। कौन सा वाला यूज़ कर रहा हूँ मैं, एवरेज मेथड, आर्क मेथड में एवरेज यूज़ करूँगा। मैं क्या करूँगा, एवरेज निकालूंगा किसका, 10 का और 15 का। 15 का 10 का एवरेज 12 पॉइंट समथिंग आ रहा है कि 12 पॉइंट समथिंग आ गया, तो मैं क्या करूँगा कि 12 या 13 का रख दूँगा प्राइस। मैंने 12 का प्राइस रख दिया तो देखो जो आएगा, जो 10 का ले रहा था उसे लगेगा यार 2 ही रुपये तो बढ़े हैं, कोई बात नहीं 2 रुपये दे देगा वो। तो हम क्या करेंगे, एक मंथ तक, 1-1.5 मंथ तक क्या करेंगे, उसे आदत लगाएंगे। किसकी आदत लगाएंगे, वो 2 रुपये एक्स्ट्रा देने की आदत लगाएंगे, 2 या 3 रुपये एक्स्ट्रा, क्योंकि वो 2 या 3 रुपये एक्स्ट्रा दे देगा उस टाइम तक। तो उस जब 2 या 3 के उससे आदत बन जाएगी ना कि हाँ अब उसे आदत पड़ गई है 12 या 13 रुपये का समोसा लेने की, एकदम से मैं क्या करूँगा, फिर उसे 2 रुपये और बढ़ा दूंगा। देखो मैंने अभी क्लास में भी, जब हमारी क्लास हुई थी, जब भी मैंने बताया था कि मिल्क कंपनियां, जो दूध की कंपनियां हैं, वो यही काम कर रही है। आप देख लो 60 रुपये का दूध था, उसे आपने पहले उसने कितना करा, 62 कर दिया, 2 रुपये बढ़ा दिए। हमें आदत लगाई 62 की, फिर उसने 2 और बढ़ा दिए, और ये अभी 6-7 महीने में ही हुआ है। ऐसा नहीं कि बहुत सालों की बात बता रहा हूँ, 6-7 महीने में 60 का था फिर 62 का कर दिया। उसके थोड़ी देर बाद उसने 62 से कितना कर दिया, 64 का कर दिया, और अब 66 का कर दिया, और ये आने वाले टाइम में 70 तक पहुंचेगा। ये पक्का एस्टिमेट है कि ये 70 तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा अगर गवर्नमेंट ने कुछ ना किया तो। तो ये क्या हो रहा है, अगर वो 60 से सीधा 66 ले आता
तो आप लोग क्या कर देते, आप लोग पूरा सर पे लेके बैठ जाते, सारी चीज़ें करते, गवर्नमेंट से कहते कि ये कैसे बढ़ा रहे हैं इतना पैसा, एकदम से कैसे कर रहे हैं। तो इसमें क्या था, बवाल होने का ज़्यादा चांसेस थी। तो उसने क्या किया, आपको आदत लगाई। तो वो सारी जो मेथड यूज़ करता है ना, वो यही मेथड यूज़ करता है कि कितनी मेरी प्रोडक्ट की डिमांड है, कि मैं उसका प्राइस कितना इंक्रीज़ कर सकता हूँ। कि और मैं अगर अपना प्राइस इंक्रीज़ करता हूँ, अगर मैं 10 रुपये का समोसा था, मैं सीधा 15 करके देख करता हूँ, तो मेरी डिमांड मुझे देखनी पड़ेगी कि कितनी डिमांड कम हो गई। अगर मुझे लगा मेरी डिमांड तो ज़्यादा कम हो गई, तो मैं क्या करूँगा, मैं भाई 13 का करूँगा। तो इससे अच्छा अगर मैं 15 करूँगा, क्योंकि काफ़ी ग्राहक मेरे भाग जाएंगे, तो मैं क्या करूँगा, मैं करूँगा कि पहले मैं 13 करके देखता हूँ कितनी डिमांड कम हो रही है मेरी, और 13 से फिर मैं 12 करके देख लूँगा, फिर मेरी कितनी डिमांड कम हो रही है, या क्या पता डिमांड कम ही ना हो रही हो। तो मैं ऐसा पॉइंट लूँगा जहाँ पर मेरी डिमांड पे कम से कम फ़र्क पड़ रहा हो, मतलब कौन सी इनमें चांसेस हो, ऐसा चांसेस हो कि मेरी डिमांड में कोई ज़्यादा फ़र्क ना पड़ रहा हो। तो ये चीज़ होती है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की सारा कॉन्सेप्ट, ये यूज़ कैसे किया जाता है और सारी चीज़ें क्या क्या था, ये सारी मैंने आपको इसके वो भी बता दिए, सारे नोट्स भी लिख दिए, यहाँ से अपने नोट्स बना लेना बहुत ही अच्छे से, ठीक है। नोट्स भी बता दिए, ये रहे, पॉज कर करके बना लेना, ठीक है। उसके बाद मैंने टाइप भी बता दिया। आज हमने प्राइस को देखा है, कल को इसे देखेंगे, फिर परसों को इसे देख लेंगे, या कल में ही इन दोनों को ख़त्म कर देंगे, ठीक है। उसके बाद मैंने मेथड्स भी दे दिए, फॉर्मूले पूछे जाते हैं, दो दो नंबर के जो आपके क्वेश्चन होंगे उसमें फॉर्मूले भी आ सकते हैं, ठीक है। पिछली बार तो शायद जो 15 वाला रहा था पिछली बार, ठीक है। तो इस बार देखते हैं कौन सा मेथड रहता है। तो चलो, फिर ये मैंने आपको सारी चीज़ें समझा दिया है, इसमें फॉर्मूले यूज़ है, और सबसे मेन पार्ट ये वाला है, परफेक्टली, हायर, वो यूनिकली, इलास्टिसिटी, और ये बेलोचदार और पूर्णतः लोचदार। तो इतना हो गया आज के लिए, इतना काफ़ी है। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है।